ओके। गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार, राम राम। दोस्तों, जैसे कि हम कल से आगे बढ़ेंगे, हमारी 2 दिन से लगातार क्लास चल रही थी और 2 दिन से हम आगे बढ़ेंगे और आज हमारा तीसरा दिन है। ठीक है, तो उससे हम आगे बढ़ेंगे और अपना आज का नया टॉपिक है वो है राजस्थान की नदियाँ। दोस्तों, आज राजस्थान की नदियों को ऐसा पढ़ेंगे कि हम कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि हर बार एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उनको अच्छे ढंग से तैयार करेंगे हम सब मिलकर। आप अच्छे से ध्यान देना। देखो दोस्तों, राजस्थान में नदियाँ 3 प्रकार की हैं। ठीक है, 3 प्रकार की हैं नदियाँ। 3 प्रकार की कौन कौन सी हैं वो देखेंगे। देखो, एक तो है आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, एक है अरब सागर की नदियाँ और एक है बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। ये 3 प्रकार की नदियाँ हैं। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, दोस्तों आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हो गई, अरब सागर तंत्र की नदियाँ हो गई और बंगाल की खाड़ी की तंत्र की नदियाँ हो गई। अब देखो दोस्तों, जैसा कि 3 प्रकार का तंत्र है राजस्थान में, आंतरिक प्रवाह। अब ये जो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं, इनमें 60% भाग आता है, 60% भाग। और ये जो है अरब सागर तंत्र की नदियाँ हैं, उनमें कितना आता है? 16% भाग। और जो बंगाल की खाड़ी है उसमें आता है 24% भाग। ठीक है, 60%, 16% और 24%, ये 3 है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, उसके बाद अरब सागरीय तंत्र की नदियाँ और उसके बाद बंगाल की खाड़ी नदी। दोस्तों, नदियाँ पढ़ने से पहले हमें 4 बातें याद होना जरूरी है। जैसे उनका उद्गम स्थल, वह नदी कहाँ से उसका उद्गम होता है, उसका उद्गम कहाँ से होता है, उसका समाप्ति स्थल कहाँ से है, समाप्ति स्थल कहाँ तक है, उसका प्रवाह क्षेत्र कौन कौन से जिलों में है, कहाँ कहाँ है प्रवाह क्षेत्र। पहली भी 2 और 3, और जो चौथी है वो महत्वपूर्ण है, वो है विशेषता। ये विशेषता से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उसकी विशेषता क्या है। तो हम पहले आंतरिक प्रवाह की नदियां पढ़ते हैं। आंतरिक प्रवाह की नदियां, देखो दोस्तों, आंतरिक प्रवाह की नदियां वे होती हैं, वे नदियां जिनका उद्गम स्थल निश्चित होता है, वे नदियां जिनका उद्गम स्थल निश्चित होता है, परंतु कि वे नदियां जिनका उद्गम स्थल तो क्या होता है, निश्चित होता है, परंतु जो उनका समाप्ति स्थल है वो निश्चित नहीं होता है, वो होती है आंतरिक प्रवाह की नदियां, जिनका उद्गम स्थल निश्चित होता है, परंतु उनका समाप्ति स्थल निश्चित नहीं है, वो किसी आंतरिक प्रवाह में विहीन हो जाती हैं। जैसे कि हमारी आंतरिक प्रवाह की प्रथम नदी है, वो कौन सी नदी है? पहली नदी
जिसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में भी मिलता है, और जो सबसे पवित्र नदी मानी गई है उसका नदी का नाम है घग्गर नदी। घग्गर नदी। देखो दोस्तों, इसी घग्गर नदी को सरस्वती नदी भी कहते हैं। तो उपनाम सरस्वती नदी। अब देखो दोस्तों, इसका उपनाम हो गया घग्गर नदी। तो हम सर्वप्रथम इसका देखेंगे उद्गम स्थल। उद्गम स्थल ये कहां से उद्गम होती है, इसका समाप्ति स्थल कहां तक है, इसका प्रवाह क्षेत्र कहां तक है, और इसकी विशेषता क्या है, तो हम ये चारों चीज पढ़ेंगे। तो देखो दोस्तों, इसका जो उद्गम होता है ये राजस्थान के बाहर होता है, इसका उद्गम स्थल। तो इसका जो उद्गम स्थल होता है वो होता है शिवालिक की पहाड़ियां। शिवालिक की पहाड़ियां, कालका, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, इस जो नदी का उद्गम स्थल है वो शिवालिक की पहाड़ियां, कालका, हिमाचल प्रदेश में होता है। अब देखो दोस्तों, हम राजस्थान की बात करें तो जो यह नदी है वो राजस्थान में हनुमानगढ़ के टिब्बी नामक स्थान से प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ में टिब्बी नामक स्थान, टिब्बी एक नामक स्थान वहां से प्रवेश करती है, और हनुमानगढ़ से होते हुए श्रीगंगानगर 2 जिलों में बहती है। दोस्तों, इसी हनुमानगढ़ में ये सरस्वती नदी है, उसके किनारे रंगमहल सभ्यता और कालीबंगा सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, ये घग्गर नदी है। घग्गर नदी की अगर हम लंबाई देखें तो इसकी संपूर्ण लंबाई है, घग्गर नदी की संपूर्ण लंबाई है 464 किलोमीटर। 464 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 464 किलोमीटर। दोस्तों, ये जो घग्गर नदी है, जब इसमें ज्यादा पानी की आवक आती है तो इसका जल पाकिस्तान में, मतलब इसमें बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आते समय इसका जल पाकिस्तान में जाता है। पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास नामक स्थान पर, फोर्ट अब्बास नामक स्थान पर पहुंच जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान में इस नदी को अकरा नदी के नाम से जाना जाता है। अकरा नदी पूछ लिया जाए कि अकरा नदी को किस नाम से, अकरा कौन सी नदी है, तो यही अपनी सरस्वती नदी है। ठीक है दोस्तों, अपनी सरस्वती नदी पूरी हुई, पहली अंत प्रवाह की नदियां। अब दूसरी नदी पढ़ते हैं हम। दोस्तों, दूसरी नदी है अपनी अंत प्रवाह की नदी कातली नदी। कातली नदी। उद्गम स्थल खंडेला की पहाड़ियां, सीकर। खंडेला की पहाड़ियां, सीकर। खंडेला की पहाड़ियां सीकर से है इसका उद्गम स्थल। दोस्तों, यह जो खंडेला की पहाड़ी, सीकर और झुंझुनू, सीकर और ये देखो उद्गम स्थल सीकर और झुंझुनू, ये 2 जिलों में बहती है। इसी नदी के किनारे भारत, ये ताम्रयुगीन सभ्यता, भारत की
ताम्रयुगीन सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। कौन सी सभ्यता है इसके किनारे? गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। दोस्तों ये जो नदी है पूर्णतया राजस्थान में, पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई है, कुल लंबाई 100 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, दूसरी नदी हुई। तीसरी नदी की बात करते हैं हम, अंत्य प्रवाह की नदी, वो है कांकने नदी। कांकने नदी, कांकने, कांकने नदी। दोस्तों ये कांकने जो नदी है, जिसका उपनाम है मसूरदी नदी, मसूरदी नदी। उद्गम स्थल कोटली की पहाड़ियां, कोटली की पहाड़ियां, जैसलमेर। दोस्तों इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, इसकी एक विशेषता है, क्योंकि इसका उद्गम स्थल जैसलमेर में है और जैसलमेर में ही समाप्त हो जाता है। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी भी है। विशेषता यह है कि है जैसलमेर में भुज झील का निर्माण करती है। भुज झील जो मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। इसकी इतनी सी बात है। चौथी जो पढ़ते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां, वो है सावी नदी, सावी नदी। सावी नदी दोस्तों जो इसका उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल, उद्गम स्थल की बात करें तो दोस्तों इसका जो उद्गम स्थल है वो सेवर की पहाड़ियां, सेवर की पहाड़ियां, जयपुर। सावी नदी का जो दोस्तों उद्गम स्थल है वो है सेवर की पहाड़ियां, जयपुर। विशेषता ये अलवर और जयपुर, जयपुर में इसका प्रवाह क्षेत्र है। इसकी विशेषता की बात करें, क्योंकि दोस्तों ये जो नदियां हैं सावी, कांकने, कातली, ये नदियां, इनमें पूछी जाती है कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, नहीं है। तो मुख्य नदी तो कातली और घग्गर प्रवाह नदी है, दोनों नदियां हैं। इसकी विशेषता एक तो है अलवर की मुख्य नदी, अलवर की मुख्य नदी, अलवर की मुख्य नदी हो गई। और दोस्तों राजस्थान से, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान से हरियाणा की ओर जाने वाली एकमात्र नदी है जिसका उद्गम तो राजस्थान में होता है, लेकिन जो प्रवाह होता है कहां पर होता है? हरियाणा में होता है। ठीक है दोस्तों, अगली नदी की बात करते हैं हम। छोटी छोटी नदियां हैं। जो अपनी पांचवी नदी है वो रूपा रेल नदी, रूपा रेल नदी, रूपा रेल नदी। रूपा रेल नदी की बात करें तो दोस्तों ये है इसका उद्गम स्थल, उद्गम स्थल, उद्गम स्थल की बात करें तो उदयनाथ की पहाड़ियां, अलवर, उदयनाथ की पहाड़ियां कहां पर है? अलवर में, अलवर और अलवर में। ठीक है, अलवर में। देखो दोस्तों ये रहा अलवर, ये छोटा सा यही है अलवर, ये अलवर और ये रूपा रेल नदी, ये अलवर और ये रूपा रेल नदी। ठीक है, अलवर में ये उदयनाथ की पहाड़ियां हैं,
उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर में, अलवर। और ये भरतपुर, 2 जिलों में बहती है भरतपुर। दोस्तों एक नोट करना इंपॉर्टेंट, ये जो रूपारेल नदी है उदयनाथ की पहाड़ियां से निकलती, इसी रूपारेल नदी पर, इसी रूपारेल नदी पर भरतपुर में मोती झील बांध बनाया गया है। विशेष ध्यान देना दोस्तों, भरतपुर में मोती झील बांध, मोती झील बांध। दोस्तों इसी मोती झील बांध को भरतपुर में, भरतपुर की लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर, लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर। दोस्तों इसे पानी की सप्लाई होती है भरतपुर में, तो इसीलिए इसे लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर कहा जाता है। छठी नदी है अपनी आंतरिक प्रवाह की नदी, पूरी हो गई। ये छोटी छोटी नदियां हैं। मंथा नदी, छठी नदी कौन सी है? मंथा नदी। 2 मिनट की हो गए। मंथा नदी, मंथा, मंथा नदी। देखो दोस्तों ये मंथा नदी, इसका उपनाम मेंढा नदी भी कहते हैं इसको, मेंढा नदी। अब इसका उद्गम की बात करते हैं, उद्गम स्थल, उद्गम स्थल की बात करते हैं। दोस्तों इसका जो उद्गम स्थल होता है वो मनोहरपुरा की पहाड़ियां, मनोहरपुरा की पहाड़ियां, जयपुर से इसका उद्गम स्थल होता है। उद्गम स्थल मनोहरपुरा की पहाड़ियां, जयपुर, यहां से इसका उद्गम स्थल होता है। दोस्तों ये छोटी सी नदी है, इसकी कोई विशेषता नहीं है खासकर, इसका बस उद्गम स्थल होता है और ये आंतरिक प्रवाह में प्रवाहित हो जाती है। अपनी एक और नदी बच रही है आंतरिक प्रवाह की नदी, वो भी छोटी सी नदी है क्योंकि वो कभी कभी कभार पूछ ली जाती है, तो उसको भी देख लेते हैं। नदी क्या, उसे नाले, रूपनगढ़ का नाला है ना, जयपुर में ही है वो, रूपनगढ़ का नाला, रूपनगढ़ नदी, रूपनगढ़ नदी। दोस्तों भाई उद्गम की बात करते हैं, उद्गम स्थल, इसके उद्गम स्थल की बात करते हैं तो दोस्तों इसका जो उद्गम स्थल है वो सलेमाबाद अजमेर में, सलेमाबाद अजमेर में, सलेमाबाद अजमेर में, सलेमाबाद अजमेर में इसका उद्गम स्थल है। और जो ये प्रवाहित होती हैं, प्रवाहित अजमेर और जयपुर, इन जिलों में ये प्रवाहित होती हैं। अब देखो दोस्तों इसकी एक विशेषता है, विशेषता, विशेषता बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या है कि नदियों से होते हुए, नदियों को मिलाते हुए संप्रदाय से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी यह विशेषता यह है कि जो रूपनगढ़ी है, रूपनगढ़ नदी है, रूपनगढ़ नदी के किनारे निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। तो विशेषता है निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ। ये अपनी दोस्तों 6 से 7 नदियां थी आंतरिक प्रवाह की। हमने आज अच्छी तरह से इनको अध्ययन किया। दोस्तों आज हमारी आंतरिक प्रवाह की नदी होगी, और जो कल हम एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट पढ़ेंगे इसी नदियों का, क्योंकि इसको देखने के बाद कल दूसरा पार्ट जरूर देखें, क्योंकि नदियों से संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। इनकी सहायक नदियां, इस पे कौन से बांध है, इन पे कौन सी परियोजना है, तो इनसे देखें। तो कल हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अरब सागर की नदियां, अरब सागरीय तंत्र की नदियां।
तो इसको आप जरूर से जरूर क्लास को ज्वाइन करें। ओके, धन्यवाद, राम राम। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।